हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आपको किसी भी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सेशन चाहिए, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने प्रकट करूंगा। फिर वीडियो को प्रारंभ करूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। बीए पार्ट 1, बीए प्रथम वर्ष या बीए फर्स्ट ईयर में आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिस्ट्री, बोले तो इतिहास ऑनर्स पेपर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, वही क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और इस वर्ष भी 100% पूछे जाएंगे। ये सारे प्रश्न जो है हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा स्पेशली काफ़ी गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। और यदि आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो समझ सकते हो इस प्रश्नों की अहमियत क्या है। ठीक है, वीडियो के अंत में जानेंगे इन प्रश्नों का उत्तर कैसे आप प्राप्त कर पाओगे। पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिख लो। मैं टारगेट विद शिवम गारंटी लेता हूं, इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन लिखने के साथ साथ मैं थोड़ा उत्तर भी बताने का काम करूंगा ताकि जब आप दोबारा उत्तर देखोगे तो आपको जो है लगेगा कि हाँ वाकई में मैंने पहले भी इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया गया था। और इन प्रश्नों का उत्तर काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। ठीक है, यदि मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को आप सेम टू सेम एग्जाम हॉल में लिख देते हो, आपके कॉपी जांचने वाले यानी कि एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 मार्क्स प्रदान करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हो तो आपको मन की गति से याद होने वाला और इन प्रश्नों का उत्तर जो है हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा स्पेशली तैयार किया गया है आप सभी के लिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख सकते हो। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और आपके एग्जाम में पिछले 9 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को आप अपने कॉपी में लिखोगे। काफ़ी शानदार प्रश्न है ये। ठीक है, हिंदू धर्म में, जी हाँ दोस्तों, आपके धर्म में, हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथ, पुस्तकें तथा महाकाव्य इत्यादि की रचना की गई थी। इनमें प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। बहुत सारे ग्रंथ और पुस्तकें तथा महाकाव्य की रचना की गई थी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। सबसे प्रमुख रचनाएं कौन कौन हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। वेद, वेदांग, इसके बाद उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण एवं महाभारत। ठीक है, इन सभी से आप सभी वाकिफ़ हो। रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, वेदांग, पुराण, स्मृतियाँ से सभी वाकिफ़ हैं। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। कुल मिलाकर बात कर ले यहाँ पर, जब हम लोग वेद की बात करें तो वेद कुल मिला के 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीन है। इन धार्मिक ग्रंथों से प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था, जी हाँ, हम लोग ऋग्वेद के मदद से प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था किस प्रकार थी, धर्म किस प्रकार थी, वहाँ की सांस्कृतिक कला किस प्रकार थी तथा सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार थी, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और विस्तार से जानेंगे, परंतु आप अपने कॉपी में इनका क्वेश्चन लिख लो। और उत्तर की बात करें तो उत्तर मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में बताऊंगा 1 मिनट में कैसे आप प्राप्त करोगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ, ये प्रश्न भी देख सकते हो, आपको विश्वास ना हो तो एक बार देख लेना पलट के क्वेश्चन बैंक। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करेंगे। संक्षिप्त में इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता भी बोल सकते हैं। ठीक है, और बात कर ले हड़प्पा सभ्यता के नगर विन्यास जो है वो ग्रिड प्रणाली की तरह होता था। ठीक है, इन्होंने ग्रिड प्रणाली को फॉलो किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद जिसमें मोहनजोदड़ो, जिसे आप मोहनजोदड़ो को आप लोग मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला भी बोल सकते हो, जिसमें मोहनजोदड़ो की उत्तर तथा दक्षिणी हवाओं का लाभ उठाते हुए सड़कें करीब उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। यहाँ पर बात कर ले तो उत्तर दक्षिणी हवाओं का लाभ उठाते हुए
सड़कें करीब उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण ऐसे, यानी कि ये हो गया एन, ये नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ओके, इसके बाद बात कर ले यहाँ से, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। इस प्रकार 4 सड़कों से घिरे आयत में आवासीय भवन तथा अन्य प्रकार के निर्माण किए गए हैं। इसके बारे में और भी हम लोग काफ़ी शानदार तरीके से समझेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, अपने कॉपी में इन प्रश्नों को लिख लो, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इंपॉर्टेंट वर्ड का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाकई में इंपॉर्टेंट है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तीसरा प्रश्न प्यारे दोस्तों काफ़ी शानदार है। वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करें। वैदिक सभ्यता जो थी उसके सामाजिक जीवन किस प्रकार थे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यदि आप इन प्रश्नों को लिख लेते हो तो आपका 100% मार्क्स जो है कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो के माध्यम से। पूरे वर्ष की तैयारी मात्र इस 5 मिनट के वीडियो में कवर होने वाला है। तो वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करें। उम्मीद करता हूं आपने इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लिया होगा। वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन किस प्रकार थी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जब यहाँ पर बात आती है वैदिक सभ्यता की, तो बात कर ले यहाँ पर वर्ण 4 थे, वर्ण 4 थे। ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, इसके बाद क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए आर्यों ने अपने जीवन को 100 वर्ष का मानकर उसे 4 आश्रमों में बांटा था। पहला आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ एवं चौथा जो है आपका संन्यास आश्रम, ठीक है। स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वैदिक समाज में बात कर ले तो स्त्रियों को जो है उच्च स्थान प्राप्त दिया गया था, ठीक है। वैदिक सभ्यता में कुछ बातें ऐसे भी हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करता है। जी हाँ, पहली बात ये थी कि वैदिक सभ्यता में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था, उच्च स्थान दिया जाता था महिलाओं को, ठीक है। और अभी जो दहेज प्रथा, हमारे समाज में दहेज प्रथा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। वैदिक सभ्यता में दहेज प्रथा नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। इसके बाद अभी के समय में 40% महिलाओं को पर्दा में रहने के लिए कहा जाता है, परंतु उस समय वैदिक सभ्यता में ऐसी बात नहीं थी। इसके बाद अभी भी आप सभी देख पाते हो हमारे देश में जो है करीब 20% जो है 20% सोसाइटी में बाल विवाह किया जाता है, ठीक है। ये सारी कुप्रथाएं प्रचलन में नहीं थी वैदिक सभ्यता में। तो सबसे पहले बात कर ले यहाँ पर, वैदिक सभ्यता से ही हम लोगों को ब्रह्मचर्य, यानी कि मान के चलो कि आप जब अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो 25 साल तक, 25 ईयर तक आप जो है घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हो। 25 ईयर्स बाद आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो, इसके बाद शादी करते हो। तो 25 ईयर्स तक जो है उस समय में ब्रह्मचर्य का पालन क्या करते थे आर्य। इसके बाद 25 ईयर्स के बाद वो शादी क्या करते थे, शादी करने के बाद वो गृहस्थ आश्रम में ज्वाइनिंग ले लेते थे, ठीक है। इसके बाद जब गृहस्थ आश्रम में ज्वाइनिंग लेने के बाद बच्चे उच्चे हो जाते थे, बच्चे उच्चे जब बड़े हो जाते थे, इसके बाद वो लोग क्या करते थे, वन में चले जाते थे। वन में चले जाने के बाद सन्यासी का मतलब चोला पहन लेते थे और सन्यास आश्रम को वो लोग स्वीकार कर लेते थे। तो ये सब वैदिक सभ्यता में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है सभी को। और वैदिक सभ्यता को यदि हम लोग अभी तक फॉलो करते तो वाकई में महिला सशक्तिकरण नाम का कोई वर्ड नहीं आता, ठीक है। बाल विवाह, दहेज प्रथा नाम का कोई वर्ड नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो आप सभी। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का वर्णन करें। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी तथा राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताने के लिए कहा जा रहा है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए। उम्मीद है आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। जी हाँ, इतना कर लो आप, पूरे वर्ष की तैयारी आपका कंप्लीट इस 5 मिनट की वीडियो में। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और ये पिछले 7 वर्षों से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस वर्ष भी 100% पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग साफ साफ बात कर ले तो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक जीवन के बारे में सर्वप्रथम बात करते हैं। पारिवारिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन समाज भी पितृ प्रधान था, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन समाज भी जो है पितृ प्रधान था। पिता का महत्व ज़्यादा दिया गया था, माता का महत्व उतना ज़्यादा नहीं था। तथा संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। सभी परिवार एक साथ रहते थे। जैसे अभी वर्तमान समय में देख सकते हो कुछ परिवार क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, परंतु उस समय ऐसा नहीं था। सारे परिवार एक ही साथ रहेंगे, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, मनोरंजन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था, नाचना, डांसिंग एवं सिंगिंग।
डांसिंग एवं सिंगिंग था इनके मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन। ठीक है, गायन एवं वादन दोनों ही प्रकार के संगीत का प्रचलन था। तो इसके बारे में और भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसके बाद पाँचवा सवाल है आपका। पाँचवा सवाल यहाँ पर साफ साफ आप सभी देख पा रहे हो, ऋग्वैदिक काल के समय में आर्यों की आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। आर्य का जो है आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी ऋग्वैदिक काल में, इसके बारे में बताना है। आर्य कहाँ से आए थे, तो प्यारे दोस्तों आपको यहाँ से बताना है, आर्य आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, हमारे भारत में। ओके, इसके बाद इसकी आर्थिक स्थिति, आर्य जो है संस्कृत बोलने वाले होते थे। ये घुड़सवारी क्या करते थे, ये कई झुंडों में भारत आए थे। ठीक है, ये लोग तंबाकू का सेवन नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे। ये लोग संस्कृत बोलने वाले होते थे और कई झुंडों में हमारे भारत आए हुए थे और मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किए हुए थे। इसका आर्थिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जब आर्यों की बात आती है तो आर्य का भौतिक जीवन मुख्यतः पशुचारण, कृषि एवं कुटीर उद्योग धंधे पर आश्रित था। ठीक है, ये लोग पशु पे पूर्ण रूप से आधारित थे। ठीक है, इनका जो भी था पशु ही मेन धन था। ओके, इसके बाद कुटीर बात कर ले प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात कर ले साफ साफ हम लोग, व्यापार वाणिज्य का विकास ऋग्वैदिक काल में नहीं हो सका। ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। आर्य की जो आर्थिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था में न नगर का उदय हो सका, ना ही व्यापार वाणिज्य का सिक्कों का प्रचलन हो सका। ठीक है, क्योंकि ये लोग गाँव में ही सीमित हो गए, इसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। इसीलिए जो है प्यारे दोस्तों बात कर ले यहाँ पर, तो ऋग्वैदिक काल में जो है आर्यों के समय में सिक्कों का प्रचलन नहीं हो सका, ना ही व्यापार का प्रचलन हो सका। ठीक है, ना ही किसी नगर का उदय हो सका। तो ये सब कुछ कुप्रभाव भी रहे हैं, इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, बुद्ध बौद्ध दर्शन के उपदेशों एवं देनों का वर्णन करें। ठीक है, बौद्ध दर्शन के कौन कौन से उपदेश रहे, उनके कौन कौन से देन रहे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी प्यारा सा सवाल है ये, और आपके बीपीएससी में भी पूछे गए थे पिछले वर्ष। तो देख सकते हो इन प्रश्नों की अहमियत कुछ इस प्रकार है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो प्यारे मित्रों, थोड़ा हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म भारत की सरमन परंपरा से निकला ज्ञान धर्म और दर्शन है। 6 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का परिवर्तन किया गया। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि एसएससी रेलवे में भी ये सवाल पूछे गए हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है। तो 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी, ये लुम्बिनी कहाँ पर है, तो नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में हुआ था कब, 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी वन में। ठीक है, उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया कहाँ पर है, हमारे बिहार में है। ठीक है, जिसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। सारनाथ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, उनका महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महापरिनिर्वाण की बात करें तो मृत्यु, गौतम बुद्ध के मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण कह सकते हैं। और महापरिनिर्वाण कब हुए थे, 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर जो कि भारत में है और ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों बात कर लें यहाँ पर कौशाम्बी बुद्ध, उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे हुए थे। भारतीय महाद्वीप आसिया खंड में फैला और अगले 2000 वर्ष में पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ। तो गौतम बुद्ध की बात कर ले तो बौद्ध धर्म जो है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। और बात कर ले तो हमारे जो संविधान लिखे हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भी यानी कि लास्ट में मरने से पहले कुछ दिन पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू थे, परंतु इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और कभी काफ़ी अच्छे ढंग से समझेंगे। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, और ये इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बना, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई, इसके बाद इन्होंने क्या क्या परिवर्तन लाए इस संसार में। इसे द लाइट ऑफ एशिया कहा गया, यानी कि एशिया की रोशनी कहा गया है गौतम बुद्ध को। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख सकते हैं आप सभी। ठीक है, अशोक की धार्मिक नीति का परिचय दीजिए। ठीक है, अशोक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रियदर्शी अशोक। ठीक है, अशोक की धार्मिक नीति का परिचय दीजिए। इसके प्रसार के लिए उसने कौन से उपाय किए थे। ठीक है, अशोक की धार्मिक नीति क्या थी और इसके प्रसार के लिए उसने कौन से उपाय किए थे, कौन से तरीका को अपनाए हुए थे ताकि उनका प्रचार अच्छे ढंग से हो पाए। ठीक है, अशोक का धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अशोका। अशोका ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। वो पूर्ण रूप से
आश्वस्त हो गया था, जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा वही सत्य है। तथापि अपने विशाल साम्राज्य में उसने कहीं भी दूसरे धर्म अथवा संप्रदाय के प्रति अनादर अथवा असहिष्णुता प्रदर्शित नहीं किया। यानी कि किसी दूसरे धर्म के प्रति उन्होंने कभी गलत नहीं बोला, कभी उनका अनादर नहीं किया। ठीक है, चाहे वो बौद्ध धर्म से ही क्यों ना हो, परंतु किसी अन्य धर्म को उन्होंने कभी ठेस नहीं पहुंचाने का काम किया। इसलिए अशोक को द ग्रेट अशोक भी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों ये। मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताइए। इसके लिए अशोक कहाँ तक उत्तरदायी था। ठीक है, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप अपने इन प्रश्नों को कॉपी में लिख लोगे। ठीक है, कॉपी में लिख लोगे। और वीडियो, प्यारे दोस्तों, वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि आपके पूरे साल की पढ़ाई को इस 5 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है, तो इतना तो समय आप दे ही सकते हो ना। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहोगे। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताइए, यानी कि मौर्य साम्राज्य का विलय क्यों हो गया, मौर्य साम्राज्य का पूर्ण रूप से नष्ट कैसे हो गया, और इसके लिए अशोक कहाँ तक उत्तरदायी है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन का तत्कालीन कारण ये था, मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ उसका तत्कालीन कारण हम थोड़ा आप लोगों के सामने शेयर कर दूं। अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी, जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, जब महान अशोक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी, यानी कि अशोक का जो उत्तराधिकारी नितांत था वो अयोग्य था तथा निर्मल भी था। अब मान के चलो, किसी राज्य का राजा नितांत हो, अयोग्य हो, निर्बल हो, तो क्या वो राज्य को चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। उनमें शासन के संगठन एवं संचालन की योग्यता का अभाव था। ठीक है, वो शासन कैसे किया जाता है, ओके, इसके बाद संचालन किस प्रकार की जाती है, संगठन किस प्रकार की जाती है, इसका अभाव था किस में, नितांत में, जो अशोक का उत्तराधिकारी था। विभिन्न साहित्यिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि उन्होंने साम्राज्य का विभाजन भी कर लिया था। ठीक है, वो साम्राज्य का जो है कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में बांट भी दिया था। इसी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हो गया था, देखो हम कितने शॉर्टकट में बता रहे हैं आपको, और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण क्या था, तो अशोक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और अशोक का जो उत्तराधिकारी नितांत था वो निर्बल था, अयोग्य था, उनमें शासन, संगठन एवं संचालन की योग्यता का बिल्कुल अभाव था। ठीक है, और उन्होंने अपने साम्राज्य का विभाजन कर लिया था। तो समझ सकते, इतना कुछ होने के बावजूद कोई राज्य या कोई साम्राज्य टिक पाएगा? तो बिल्कुल नष्ट हो गया। कुषाण कौन थे? कुषाण कौन थे? कनिष्क के प्रथम उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। कुषाण कौन थे? कनिष्क का जो है प्रथम उपलब्धि कौन सी रही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुषाण के बारे में। तो कुषाण वंश का प्रमुख सम्राट जो है कनिष्क थे। भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला का प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है। कुमारलात की कल्पना मांड टीका के अनुसार इसने भारत विजय के पश्चात मध्य एशिया में खोतान जीता और वहीं पर राज्य करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कनिष्क की प्रथम उपलब्धि कौन सी थी। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म का अशोक के बाद प्रसार किया, यानी कि जब अशोक की मृत्यु हो जाती है तो जैसे कि अशोक क्या करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, परंतु जब अशोक की मृत्यु हो जाती है तो कोई तो ये काम करेगा ना, बौद्ध धर्म का प्रचार तो करेगा ना, तो ये काम कनिष्क करने लगे। कनिष्क अपने शासन काल के दौरान एक समर्पित बौद्ध में बदल गया। ठीक है, यानी कि कनिष्क भी जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया और पूर्ण रूप से अपने आप को, खुद को, स्वयं को बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित कर दिया, जिस तरह आप पढ़ाई के ऊपर अपने आप को समर्पित कर चुके हो। कनिष्क ने सिक्कों में, यानी कि कॉइन्स में, अपने धार्मिक विश्वासों के क्रमिक परिवर्तन की और इशारा किया, जो पंथवाद के साथ शुरू हुआ और बौद्ध धर्म को अपनाने में परिणत हुआ। तो इसके बारे में हम लोग और भी विस्तार से जानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही कम समय है आप लोगों के पास, उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों को लिखते चलोगे। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपका क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शुंगों के राजनीतिक इतिहास का विवरण प्रस्तुत करें। शुंगों के राजनीतिक इतिहास का विवरण प्रस्तुत करें। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ओके, उम्मीद करता हूँ आप अपने कॉपी में लिख चुके होंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो शुंग के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे।
ठीक है, जहां इनके पूर्वज मौर्य के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। शुंग वंशीय पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य के सेनापति थे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हो शुंग उज्जैन प्रदेश के थे। ठीक है, जहाँ इनके पूर्वज यानी कि शुंग के जो पूर्वज थे वो मौर्यों के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। ठीक है, मौर्य वंश के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। शुंग वंशीय पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? बृहद्रथ मौर्य के सेनापति कौन थे? शुंग वंश यानी कि पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने अपने कार्य स्वामी का वध करके सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो है वो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति थे और उन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर देता है। इसके बाद वो जो है मौर्य वंश पर उनका शासन हो जाता है। किसका? पुष्यमित्र का। ठीक है, इसके बाद उसी समय वो शुंग वंश की स्थापना कर देता है। इस नवोदित राज्य में मध्य गंगा की घाटी एक चंबल नदी तक का प्रदेश सम्मिलित था। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये सुनने में, बट घबराना नहीं है दोस्तों, पढ़ना आपके लिए मजबूरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी यहाँ पर। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय भारत का महान सम्राट था, विवेचन करें। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है भारत का महान सम्राट था, विवेचन करें। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप अपने कॉपी में लिखते चलोगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को आप सभी विक्रमादित्य भी बोल सकते हो। भारत के गुप्त वंश के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके राज्यकाल में गुप्त वंश अपने चरम उत्कर्ष पर था। यह भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त महान के पुत्र थे। ठीक है, चंद्रगुप्त के महान यानी कि चंद्रगुप्त जो थे यानी समुद्रगुप्त, उनके पुत्र थे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसे आप विक्रमादित्य भी बोल सकते हो। उन्होंने आक्रामक विस्तार की नीति एवं लाभदायक पारिग्रहण नीति का अनुसरण करके सफलता प्राप्त की। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने कॉपी में लिखते चलोगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर समय बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यहाँ 12 है। समुद्रगुप्त के जीवन तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने कॉपी में लिख चुके होंगे। समुद्रगुप्त के जीवन तथा उपलब्धियों का वर्णन करें। ओके, तो ये प्रश्न आप अपने कॉपी में लिख चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद आप लोगों के मन में किसी तरह के सवाल हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। समुद्रगुप्त सम्राट प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। ठीक है, यानी समुद्रगुप्त जो है सम्राट प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। समुद्रगुप्त ने वीरता और रण कौशलता से साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम सीमांत और राज्यों से दक्षिण और पूर्व पश्चिम समुद्रों तक फैलाई। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहकर उसकी विजय को सम्मान दिया। ठीक है, तो भारतीय एक इतिहासकार थे स्मिथ, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, इसलिए कहा है क्योंकि उसके विजयों का सम्मान, वो जितने भी युद्ध जीते थे उनके विजय को सम्मान किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन का क्या महत्व है? हर्षवर्धन का राज्य कवि कौन था? बाणभट्ट। ठीक है, राज्य कवि कौन था? बाणभट्ट। इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे, परंतु आप अपने कॉपी में लिखोगे ये प्रश्न। भारतीय इतिहास में हर्ष का क्या महत्व था? हर्ष के ही शासनकाल में चीन से एक यात्री आए थे, हुएनसांग। उन्होंने नालंदा में अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, भारतीय इतिहास में हर्ष का महत्व बतावे। आप लोगों ने देखा। इसका क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पाल प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष के इतिहास का वर्णन करें। यानी कि पाल प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, इसमें किसकी विजय हुई थी और इसके इतिहास के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जब ये पाल प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच युद्ध हो रहा था, इसमें प्रतिहार ने यानी कि विजय हासिल की थी। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतिवर्ग। इसके बाद बात कर ले, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। ठीक है, और प्रतिहार वन के संस्थापक कौन थे? सिंहवर्मन। तो इसके बारे में आप लोग को और भी विस्तार से हम लोग बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पल्लवों की राजनीति एवं संस्कृति उपलब्धियों का वर्णन करें। जी हाँ, पल्लव वंश की राजनीति की किस प्रकार थी, संस्कृति उपलब्धि किस प्रकार थी, इसके बारे में आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, सिंध पर अरबों के आक्रमण के कारण एवं महत्व का परीक्षण करें। सिंध पर जब पहली बार अरब द्वारा आक्रमण किया जा रहा था, उस समय पहले आक्रमणकर्ता कौन थे? दाहिर।
ठीक है, और उस समय राजपूत वंश था सिंध पर। तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से जानेंगे। अब बात कर ले उत्तर का, तो प्यारे दोस्तों इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ उत्तर ही मिलेंगे, आपको प्रश्न जो है यहीं से लिखने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लोगे। इसके बाद उत्तर आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके प्राप्त कर लोगे। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो सभी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से PDF के रूप में आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लोगे। इसके बाद हम लोग सब्सिडी पेपर का आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि सब्सिडी पेपर में भी आप कुछ अच्छा कर सको और बाकी भीड़ से कुछ अलग कर पाओ, भीड़ से कुछ ज़्यादा नंबर प्राप्त कर पाओ। और मेरे द्वारा जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं काफ़ी गहन अध्ययन के बाद तैयार किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, तो एक सब्सक्राइब बनता है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।